presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। अब कुछ देर गौर किया जाए जनरल रावत के यहाँ तक के सफर पर। 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे बिपिन रावत को सेना से जुड़ाव विरासत में मिला। उनके दादा सेना में थे, पिता लेफ्टिनेंट जनरल रहे सेना में, चाचा भी फौज में हवलदार होकर रिटायर हुए हैं। और फिर दिसंबर 1978 में इस विरासत का जिम्मा लिया खुद बिपिन रावत ने। 1978 में वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हो गए और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें मिला। टॉप पर रहने वाले ऑफिसर्स को ये सम्मान मिलता है। उन्हें 5 गोरखा राइफल्स में कमीशन किया गया था। पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर यानी कि दोनों प्रमुख थिएटर्स में उन्होंने सेवाएं दी, फॉर्मेशंस लीड की। आगे चलकर सेना प्रमुख बनने से पहले वो सदर्न कमांड के प्रमुख भी रहे। दिसंबर 2016 में सेना प्रमुख बनाए गए और 31 दिसंबर 2019 यानी कि पूरे 3 साल तक इस पद पर रहे और फिर 1 जनवरी 2020 से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, देश के पहले। जनरल रावत का जाना सिर्फ एक संस्थान का नुकसान नहीं है और इसे देश का नुकसान बता देने से उस खाली जगह का विस्तार हमें नहीं समझ में आता है जो वो अपने पीछे छोड़ रहे हैं। वो भारत के इतिहास के सबसे बड़े सैन्य सुधार का नतीजा थे और बदले में उससे भी बड़े सैन्य सुधार को अंजाम दे रहे थे। कारगिल युद्ध के बाद सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि तीनों सेनाओं में तालमेल की कमी है और इसे दूर करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं कर पाईं। आखिर 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस पद के सृजन का ऐलान किया और इसी पद पर पहली तैनाती मिली जनरल बिपिन रावत को। बिपिन रावत को जिम्मेदारी दी गई थी कि तीनों सेनाओं में समन्वय हो और इसके लिए ज़रूरी था थिएटराइजेशन। भारत में सबसे बड़े मिलिट्री रिफॉर्म के तौर पर थिएटर कमांड्स बनाने पर जनरल बिपिन रावत का खूब जोर रहा। तीनों सेनाओं की चिंताओं को दूर करना, उन्हें समझाना कि ये सुधार क्यों ज़रूरी है और सबसे प्रमुख एक रोड मैप तैयार करना जिस पर चलकर ये सुधार हो सके। देश में 5 थिएटर कमांड्स बननी है। फिलहाल हमारी तीनों सेनाओं की अलग अलग कमांड्स हैं। कुल 17 सिंगल सर्विस कमांड्स, एयरफोर्स और आर्मी की 7 हैं, नेवी की 3 हैं। थिएटराइजेशन के तहत तीनों सेनाओं की संयुक्त कमांड्स होने वाली थी, होंगी आने वाले समय में। एक कमांड में तीनों सेनाओं के एलिमेंट्स होंगे, साथ में रहेंगे, साथ में ट्रेन करेंगे, लड़ेंगे। जनरल रावत का बड़ा जोर था इस बात पे कि इस साल स्वतंत्रता दिवस पर पहली थिएटर कमांड काम शुरू कर दे। ये होने वाली थी एयर डिफेंस कमांड, लेकिन कुछ तकनीकी पहलुओं के चलते ये काम नहीं हो पाया। एक और विचार था जो जनरल बिपिन रावत ने मूट किया आर्मी चीफ रहते हुए, जब वो आर्मी चीफ थे, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। थल सेना में कई सारे ब्रिगेड्स को मिलाकर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी आईबीजी बनाने का प्लान भी जनरल रावत का ही था। आईबीजी में आर्मर्ड, आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड और एयर पावर का थोड़ा सपोर्ट मिला के सारी ब्रिगेड्स मिलाकर एक डिवीजन के बराबर की फॉर्मेशन बन जाती है ताकि ये सेल्फ सस्टेन रहे, मतलब एक मुकम्मल सेना की टुकड़ी की तरह बिहेव करे। चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर आईबीजी तैनात करने का प्रस्ताव जनरल रावत ने ही रखा था। इन बड़े रिफॉर्म्स वाले सुझावों के अलावा जनरल रावत की तरफ से सरकार को कुछ और सुझाव भी दिए गए थे। सेना के जवानों और ऑफिसर्स के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का सुझाव। प्रस्ताव में बताया था उन्होंने कि आर्मी में कर्नल और नेवी एयरफोर्स में कर्नल के समकक्ष रैंक के अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 54 से बढ़ाकर 57 साल की जाए। ब्रिगेडियर व इनके समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज को बढ़ाकर वो 56 से 58 साल करवाना चाहते थे और मेजर जनरल व समकक्ष अधिकारियों की रिटायरमेंट एज वो 58 से बढ़ाकर 59 साल करने का उन्होंने प्रस्ताव दिया था। इन सुझावों को लेकर जनरल रावत की तरफ से सरकार को जो चिट्ठी गई थी उसमें इन प्रस्तावों की वजह भी लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि सीनियर पोजीशंस पर कम वैकेंसीज होने की वजह से कई अधिकारियों को लगता है कि वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए बीच में नौकरी छोड़कर दूसरे सेक्टर्स की तरफ चले जाते हैं और उनके जाने से हाई स्किल्ड मैन पावर का नुकसान सेना को उठाना पड़ता है। जनरल रावत 2 और प्रमुख चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे, बजट का रैशनलाइजेशन और डाउन साइजिंग। दोनों चीज़ें बहुत विस्तृत हैं, इस प्रोग्राम के स्कोप से बड़ी हैं आज के शो के, फिर भी हम थोड़े में समझाने की कोशिश करेंगे। बजट रैशनलाइजेशन का सीधा मतलब ये हुआ कि आपके पास जितना बजट है और जितनी आपकी ज़रूरतें हैं उसमें आप प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि किस चीज़ की ज़रूरत आपको पहले पड़ेगी और किस चीज़ के बिना आप अभी काम चला सकते हैं। जनरल रावत का जिस तरह एक सुझाव था कि इंडियन नेवी को अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो होगा उसके जगह सबमरीन्स पर ध्यान लगाना चाहिए क्योंकि बजट सीमित है और फिलहाल ज़्यादा ज़रूरत पनडुब्बियों की है। दूसरा नंबर है डाउन साइजिंग का, जो वो करना चाहते थे, जिस पे काम चल भी रहा है। डाउन साइजिंग से मतलब ये है कि भारत में जितनी स्टैंडिंग आर्मी का जो साइज़ है
उससे कम किया जाए। भारत में आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है, रूस से भी बड़ी, अमेरिका से भी बड़ी, चीन से भी बड़ी, जिसकी ज़रूरत नहीं है। 2021 में और ये कहें कि 21वीं सदी की जो तकनीक है, जो टैक्टिक्स हैं, जो नए तरीके हैं लड़ाई के, उसमें इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है और इसीलिए आप मैन पावर कम करके तकनीक पर आपका और टैक्टिक्स पर अपना जोर बढ़ा सकते हैं। इनके अलावा भी कई रिफॉर्म्स पर जनरल रावत काम कर रहे थे और इसलिए उनके अचानक चले जाने से काफ़ी कुछ अधूरा रह गया है। इससे पहले भी देश ने सेनाध्यक्षों को खोया है। मिसाल के लिए 1996 में जनरल बिपिन जोशी का देहांत हो गया था, लेकिन तब उनकी जगह तुरंत उप सेनाध्यक्ष ने चार्ज ले लिया था। एक स्मूथ ट्रांजिशन था। जनरल रावत CDS थे, पहले थे, इसीलिए उनकी जगह कौन लेगा ये एक बड़ा सवाल है और मोदी सरकार के लिए अब ये संकट भी है कि CDS के पद को खाली कैसे छोड़ा जाए, क्योंकि उसे एक भी दिन खाली नहीं छोड़ सकते हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां इस पद पे है और यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति का चुनाव ही जटिल नहीं होगा, एक ऐसे अधिकारी की खोज करनी होगी जो जनरल रावत के सुधार कार्यक्रम को, उनके रिफॉर्म एजेंडा को जारी रख सके उसी कॉम्पिटेंस के साथ। उनकी जितनी जिम्मेदारी आज तक भारत के सैनिक इतिहास में संभवतः किसी अधिकारी को नहीं दी गई। इसीलिए आज दिन भर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठकें करते रहे और दिन ढलने के साथ साथ देश के 4 सबसे ताकतवर मंत्रियों की बैठक भी हो गई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की बात कर रहे हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उनके साथ NSA अजीत डोभाल हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आई और गृह मंत्री अमित शाह भी थे। देखना होगा कि सरकार इस संकट से उबरने के लिए क्या योजना बना पाती है।